नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आम देखकर समझ ही गए होंगे आप कि आज हम आए हैं आम के बाग में और यह आम का बाग लगा हुआ है गुड़गांव के सोहना ब्लॉक में। और इस आम की खेती को करती हैं एक अर्बन लेडी फार्मर। और सबसे खास बात है कि यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, पूरे तरीके से केमिकल फ्री है, यानी इसको पकाया भी डाल पर जाता है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं किया जाता। और इसके साथ ही सबसे खास बात है कि अगर कच्चा आम डाली से टूट भी जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग करके वो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी अच्छी मार्केटिंग करती हैं और उनकी अच्छी खरीदारी भी होती है क्योंकि यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक आम की खेती कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें उगा सकते हैं और अच्छी मार्केटिंग कर किस तरीके से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सुभा जी से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभा है और फिलहाल आप क्योंकि मेरे को खेत में देख रहे हैं तो मैं खेती करती हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ। तो मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, जैसा कि हम आम के बाग में आपके खड़े हैं, तो कितने तरीके के आम आपके पास हैं, कितने एरिया में आपने लगा रखे हैं? बाग 2-2.5 एकड़ में लगा हुआ है। इसमें 250-300 पेड़ है। ज़्यादा वैरायटीज लंगड़ा और दशहरी की हैं। चौसा भी है। चौसा अभी फल देना नहीं शुरू किया। कुछ एक पेड़ आम्रपाली के भी हैं। टोटल एरिया में बस 9 एकड़ है, पर आम जो है वो 2.5 एकड़ में लगा हुआ है। मैम, जैसे कि बोलते हैं कि हरियाणा और इन क्षेत्रों में क्या है कि आम की खेती नहीं करते अमूमन लोग ना, लेकिन हमने यहाँ पर ये पूरा बाग देखा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं क्योंकि हमने आम लगाया था शौकिया तौर पे। हाँ। मेरे हस्बैंड ने लगवाए थे ये पेड़, तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि खेती नहीं होती और ना ही कभी सोचा था कि कमर्शियली करेंगे। अब आसपास नॉर्मली यहाँ बाजरा और अमरूद शायद कमर्शियली होता है, बट ये बाजरा वगैरह और गेहूँ काफ़ी लगाते हैं। पर हमको क्योंकि फल हस्बैंड को अच्छे लगते थे, उन्होंने शुरू में ये खेत 30 साल पहले लिया था। यहाँ पे शहतूत भी है, फालसा भी है, जामुन भी है और आम काफ़ी सारा लगाया है। शुरू से ही ये था कि हर तरह का फल होना चाहिए अपने बाग में। नींबू बहुत है, सो यहाँ पे नींबू सिट्रस वगैरह तो लोग काफ़ी लगाते हैं, मैंने सुना है। तो वो भी है। ये अपना शौक था कि हमने हर तरह का फ्रूट लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसकी मार्केटिंग कहाँ करते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, सो जैसे ही मैं खेत पे शिफ्ट किया तो जब ये सोच के शिफ्ट किया कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो मैं खुद कितना कंज्यूम करूँगी या फ्रेंड्स या फैमिली को कितना दूँगी, तो एक प्लेटफॉर्म गुड़गांव ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट मिला, जहाँ मानस अरविंद हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो मार्केट। पिछले 8 साल से वो हर वीकेंड गुड़गांव में लग रही है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इन ऑल ऑफ इंडिया। सब सर्टिफाइड एंड सिंसियर ऑनेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं वहाँ पे अपनी प्रोड्यूस लाते हैं। तो मैंने तो फेसबुक पे ही मेरे को दिखा, मैं जाके मिली उनको और फिर वहीं से मैंने अपना टेबल लगाना शुरू किया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वहीं लेके जाती हूँ क्योंकि मैं अकेली काम कर रही हूँ, तो वो काम ज़्यादा करती हूँ जो मेरे को इंटरेस्ट करते हैं, जिनमें मज़ा आता है। दैट मीन खेत के ऊपर हैंड्स ऑन काम करना। मार्केटिंग में अभी मैं ज़्यादा नहीं काम कर पाई हूँ, तो जितना मैं फार्मर्स मार्केट ले जाती हूँ वहाँ थोड़ा निकल जाता है। बाकी कुछ लोग बीच में मिड वीक में ऑर्डर्स दे देते हैं तो उनको पहुँचा देती हूँ। तो आम के बागवानी के साथ में जो एक दिक्कत आती है वो है आंधी। जैसे ही आंधी आई और अपने क्षेत्र में काफ़ी आती ही है, तो आम गिर जाता है, तो काफ़ी नुकसान किसानों को हो जाता है और उसके डर की वजह से बहुत से किसान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या आप करती हैं, जैसे आंधी आई और आपका फल टूटा? आई कम फ्रॉम अ एजुकेटेड बैकग्राउंड, थोड़ा सा दिमाग खुला भी है, तो थोड़ी सी मेरे में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी है। अब किसान जो एक ट्रेडिशनल किसान है और ये सब जानते हैं कि सुइसाइड्स हो रही हैं, उनके नुकसान बहुत होते हैं, सरकार की तरफ से एमएसपी पूरी नहीं उनको दी जाती है, पर द पॉइंट इज़ कि सरकार भी कब तक उनको सपोर्ट करेगी। करना चाहिए, आई डोंट डिसएग्री विद दैट, बट किसान को भी अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लानी चाहिए। अब वो कैसे आ सकती है? वो
क्या कर सकते हैं। अब जैसे मेरा अभी इस साल आंधी आई, अभी आम में वो ये पहली बारी मैंने सुना था जाल पड़ता है। अब ये सारी भाषा नई सीख रही हूँ मैं। तो आम में अभी मेरे जाल नहीं पड़ा था, तो कच्ची अम्बी सारी गिर गई, 6 क्विंटल अम्बी गिरी। अब मैं 6 क्विंटल अम्बी मैं उसको मल्च में तो डाल नहीं सकती थी, मतलब आई कांट सी इट गो वेस्ट। सो हमने उसको क्या क्या बन सकता है, कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ मार्केट के थ्रू जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं उनका दिमाग मैंने पिक किया। सो काफ़ी तो हमने सुखा दी, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म ख़राब नहीं होगी। उसको आमचूर बनाने के लिए हमने सुखा दिया। मोस्टली हमने आई थिंक 70-80% सुखा के आमचूर बना लिया। पर कुछ वैरायटी होनी चाहिए टेबल पे ले जाने के लिए, तो हमने मैंने बनाई, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करती थी, ये चटनी अचार बनाने के काम। अब जब वो कहते हैं ना, जब ओखली में सिर दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना। लौंजी बनाई, मार्केट में लेके गई, सक्सेसफुल रही। आम कैंडी बनाई काफ़ी सारी, और एक और आम पापड़ बनाए। मतलब वो आम पापड़ नाम से ही मेरे को बचपन से ना वो होता था, क्या है ये आम पापड़, साउंड ही अच्छा नहीं करता है तो मैं खाऊंगी नहीं। हाँ। अब मैं खुद बना रही हूँ। प्रोसेस करना जब हम शुरू कर दें अपने प्रोड्यूस को, उसमें वैल्यू एडिशन बहुत होती है, तो फार्मर का वो नुकसान नहीं होगा, वो डबल प्रॉफिट होगा। तो जब मैं ये चीज़ें बना के फार्मर्स मार्केट में लेके गई, तो मानस जो फार्मर्स मार्केट के ऑर्गेनाइज़र हैं वो हंसने लगे कि अगले साल तो तुम आम के पकने की वेट ही नहीं करोगी, पहले ही तोड़ लोगी। क्योंकि प्रोसेसिंग में इतनी वैल्यू एडिशन हो जाती है कि फार्मर जो है वो अपना मुनाफा वहाँ से अच्छे से पा सकता है। तो ये सभी जितने भी प्रोडक्ट आप तैयार करती हैं, ये सभी ऑर्गेनिक रहते हैं? एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, नो प्रिजर्वेटिव एडेड। चीनी जिसमें डलती है वो खांड होती है, ऑर्गेनिक खांड होती है। मैं चीनी को तो टच भी नहीं करती, वो तो मैं पर्सनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी पहले से मैं नहीं खाती थी। सो खांड डलती है एंड नथिंग एल्स इज यूज्ड। तो अब अपने जो बाग है, जहाँ पर ये आपने बहुत सारे फ्रूट्स बताए कि आपने इतने पेड़ लगा रखे हैं, तो यहाँ पर भी कोई केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मेरे घर में साबुन, सर्फ, मैं अपने स्टाफ को भी कहती हूँ तुम मेरे से ऑर्गेनिक सोप ले जाओ। हाँ। और उससे यूज़ करो ताकि मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ जाए ही ना। मैं बायो एंजाइम्स अपने बनाती हूँ, तो वो मेरे क्लींजर्स और हाथ धोने के, बर्तन धोने के, कपड़े धोने के, वो मैं अपने बायो एंजाइम यूज़ करती हूँ विद एन ऑर्गेनिक डिटर्जेंट और सोप। तो मैं तो थोड़ी सनकी किस्म की हूँ, तो मैं तो गोबर की खाद भी नहीं बाहर से आने देती। तो मैंने एक बैल रख लिया कि उसका काउ डंग इकट्ठा करेंगे और उससे खाद बनाएंगे। पर मतलब मैं काउ डंग पे भी इतना नहीं वो करती। इट्स वेरी यूज़फुल। मैं मेनली मल्च करती हूँ। सारा मल्च के ऊपर हमारा खेत चलता है। हाँ, तो आपके पास मल्चिंग में क्या क्या चीज़ें आप रखती हैं? मैं रखती कुछ नहीं हूँ, अपने पेड़ इतने लगे हुए हैं आसपास, 9 एकड़ की जगह है, काफ़ी सारे पेड़ जो फ्रूटिंग नहीं है और बड़े हो जाते हैं, तो उनके एक तो गिरते रहते हैं बिफोर द समर कम्स इन, वैसे ही पतझड़ इतनी होती है वो इकट्ठा हो जाता है। और कुछ पेड़ हम कटिंग करके उनको मल्च यूज़ करते हैं। बाकी जैसे फसल ख़त्म हुई कोई सीजनल वेजिटेबल्स, वो सब वहीं वापस उसी मिट्टी में चले जाते हैं। हम देख भी पा रहे हैं इधर अच्छे से लगा हुआ है। और ये आप देखेंगे ये केले के पेड़ हैं, ये मतलब वो आई थिंक दिस वाज अ कोइंसिडेंस, पर ये बड़ा अच्छा हमारे लिए। मैंने अपने बाहर हाईवे है, वहाँ से ट्रक्स निकलते हैं, तो मैंने शुरू में जब मैं शिफ्ट ही करी तो मैंने देखा रास्ते में सड़क पे बहुत सारे केले के पेड़ सूखे सूखे पड़े हुए हैं। तो मैंने पता किया ये क्या है। उन्होंने बोला ये लोग केला बेच देते हैं, जो ट्रक्स महाराष्ट्र वगैरह से आते हैं और यहाँ फेंक जाते हैं ये। और मैंने स्टाफ को बोला कि ये तो सोना है हमारे लिए, पोटेशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम और सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो बाहर से उठा के लाते हैं। शुरू में तो उनको थोड़ी सी हिचक हुई कि भाई बाउंड्री के अंदर जो मर्जी काम करा लो, हम बाहर ना काम करेंगे। मैंने कहा तुम ना करोगे तो फिर मैं जाऊँगी लेने, पैदल भी चल दी, मैं लेके आती हूँ। तो वो थोड़ी सी शर्म आई, तो फिर वो चले साथ में, बाहर से उठा के लाए। पर अब हमने कुछ ट्रक वालों के साथ सेटिंग कर ली है, तो वो हमारे गेट पर ही वो सारा फेंक जाते हैं। वो ड्रॉप कर देते हैं, वो फिर हम सब अंदर ले आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसा आपने बताया कि ये फुल्ली ऑर्गेनिक है सब कुछ, तो जितनी फ्रूटिंग आप चाहती थी, क्या आम से उतना फ्रूटिंग आपको मिल पा रही है? देखो
क्योंकि कभी पहले किया नहीं, ना ही कोई कमर्शियल एस्पेक्ट के बारे में मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा इतना पढ़ा भी नहीं कि एक पेड़ इतना देना चाहिए इतना देना चाहिए, पर अपनी नीड और ग्रीड के हिसाब से, ग्रीड तो इतना कि अब आम से भी मन भर गया, इतना उसको संभाल के और अंदर भर भर के फ्रिज में बहुत सारे पक्षी और जब स्क्विरल्स मार जाते हैं तो मैं वो भी फेंकती नहीं हूँ, उठा के अच्छे से धो के वो पार्ट काट के उसका पल्प निकाल के उसको मैं फ्रीज करके जब ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ करते हैं। यानी आपको बेहद खुशी है कि आप कम से कम जहर मुक्त खा पा रही हैं और लोगों को खिला पा रही हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज़ और हम देख रहे हैं आपके बाग में कि आपने जगह जगह पर ये पाइप का सिस्टम लगा हुआ है, तो प्लीज़ इसे एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, अब धीरे धीरे मैं ये खेत को पर्माकल्चर वे में नेचुरल फॉरेस्ट, फूड फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब वाइल्ड जोन्स और पेड़ बहुत लगवा रहे हैं। सो पेड़ आप जानते हैं कि दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। इतने पेड़ लग जाएंगे कि हमको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि पर्माकल्चर और नेचुरल वे से अगर आप कोई चीज़ उगाओ तो पहले 2-3 साल मेहनत कर लो, उसके बाद पेड़ पे हैमक डाल के अपना किताब पढ़ो, आपके ऊपर फल अपने आप, सब्जी अपने आप उगेगी। सो दैट्स व्हाट आई वांट इवेंचुअली। तो अब हम क्योंकि पेड़ बहुत लगा रहे हैं तो मॉनसून आने से पहले हमने ये पिट्स तैयार कर दिए हैं। ये ऐसे ही नहीं कि खोद के, इसमें एक मिट्टी और ब्राउन मल्च और ग्रीन मल्च का कॉम्बिनेशन बना के उसको अच्छे से मिक्स करके वो पिट्स में मिट्टी भरी है। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये पानी देने के लिए है। इससे क्या है कि सीधा नीचे रूट में पानी जाएगा, पेड़ की रूट में जाएगा, तो इवेपोरेशन से जो उड़ता है या इधर उधर बह जाता है वो चीज़ नहीं होगी। तो जब पेड़ लगाने हैं तो मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लगाना तो बहुत आसान है। तो फिर अब भी 400-500 पेड़ इस मानसून में मैं लगा दूंगी। तो आम के बाग के एरिया में काफ़ी सारे हमने पिट्स बना दिए हैं। तो जैसे मैम आपने इसकी पूरी प्रक्रिया बताई कि आप इसके अंदर कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ मल्चिंग कर रही हैं या फिर गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्यों किसान रसायन के ऊपर निर्भर हैं, क्यों केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं जब फ्रूटिंग इतनी अच्छी आ रही है? तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखो ये सारी कहानी जो शुरू हुई थी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू हुई थी। जब वीट उगाना शुरू किया था तो केमिकल्स डालने शुरू किए, फिर धीरे धीरे एक सिस्टम बना के ये डालने से गिरेगा नहीं, बड़ा होगा फल, शाइनी होगा, एक जैसा साइज़ होगा, तो शेल्फ के ऊपर प्रोडक्ट सुंदर लगना चाहिए, उसकी अहमियत ज़्यादा हो गई मार्केट में। लोगों को लगा कि फल सुंदर दिखना चाहिए, पर ये टेढ़ा है, ये थोड़ा ऐसा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो कस्टमर भी उसको पसंद नहीं करता था। अब ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और जल्दी उगाने के लिए और ज़्यादा उगाने के लिए लोगों ने, फार्मर्स ने केमिकल्स डालने शुरू किए, नॉट रियलाइजिंग कि वो केमिकल्स डाल के ये अपना सॉइल ख़राब कर रहे हैं, आम का स्वाद ख़राब कर रहे हैं। आप अगर नहीं भी डालते हैं तो पकाने के लिए वो पेटियों में कार्बाइड डाल देते हैं। कार्बाइड का टेस्ट हम सबको पता चलता है, मतलब हम आम जनता भी जब खाती है दे कैन मेक आउट कि कार्बाइड डला हुआ आम है। आप ये वाला आम खा के देखें, आपको पुराने, मतलब हमारी उम्र वाले लोग कहेंगे कि बचपन के दिन याद आ गए जब ऑथेंटिक फ्लेवर्स इन सारे आमों की आती थी। तो मेरे को तो कहीं पे कमी नहीं लगती है। कई बारी थोड़ी देर ये जल्दी गिर जाता है, उसके लिए भी शायद केमिकल्स मिलते हैं तो स्प्रे कर देते हैं ये लोग। जल्दी अगर गिर जाए उसको प्रोसेसिंग में यूज़ कर लो, आप लोग प्रोडक्ट्स बना लो और पेटियों में डाल के अखबार से लपेट के बंद करने रख दो। और ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक में क्वांटिटी नहीं आती है। शुरू में जब एक ट्रेडिशनल फार्मर जो पहले केमिकल्स यूज़ कर रहा था, वो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करता है तो ज़रूर समय लगता है, क्योंकि उसको अपनी सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, उसको रिकवर करना है, उस चीज़ में टाइम लगता है। तो 2-3 साल, 2 साल आप कहो कि कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं जिससे कि वो वापस जा सके। उसको लगता है कि ऑर्गेनिक में, या आम लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक में प्रोड्यूस कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, इसलिए रेट ज़्यादा है। तो ये एक मिथ है।
प्रोडक्शन कम नहीं है, एक बार ही आप अपना नेचुरल फॉरेस्ट बना लो तो आप देखो, और मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम रखो। ये मोनो क्रॉपिंग जो शुरू हो गई है ना, सारी प्रॉब्लम उसमें आती है। द मोमेंट यू स्टार्ट मल्टी क्रॉपिंग, आपको 1 एकड़ की जगह में आम के नीचे आप अदरक लगा दो, हल्दी लगा दो, ये तो ज़मीन में हो गए, थोड़े से ऊंचे आप बीन्स लगा दो, वो नाइट्रोजन भी आ गया लेग्यूम से। तो एक ही आम के बाग में 2 एकड़ में आपको फल भी मिल जाएगा, आपको सब्ज़ी भी मिल जाएगी, आपको प्याज लहसुन अदरक भी वहीं पे लगा हुआ मिल जाएगा। सो मल्टी क्रॉपिंग इज़ एसेंशियल इन नेचुरल फार्मिंग। और उसमें जब धीरे धीरे सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो आपकी इतनी प्रोडक्शन होगी कि आपको रेट ज़्यादा मांगना नहीं पड़ेगा। यू कैन गिव द सेम प्राइसेस और महंगा नहीं है। और दूसरा मिथ ये है कि बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल आर मोर अवेयर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वो अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, जितना वो एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, वैसे हमने एक सर्वे किया था तो जो खर्चा हमारा पर मंथ सब्जियों और स्टेपल्स पे होता है, सब्ज़ी फ्रूट स्टेपल्स पे, और ऑर्गेनिक लेने में और दूसरा मार्केट से लेने में 10-11% का फ़र्क आता है सिर्फ। ये हम सर्वे एनालिसिस कर चुके हैं। तो अगर जो हम 10-11% या 15% भी ले लो जो हम एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक खाने पे खर्च कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम दवाइयों पे खर्च कर रहे हैं। तो ये मैं गारंटी वारंटी के साथ कह सकती हूँ कि गिव योरसेल्फ 6 months to 1 year to move from market produced foods to organic natural produce। आपका शरीर इतना फर्स्ट क्लास हो जाएगा कि आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारी ऐसी प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल की तरह यूज़ होते हैं, उन्हीं से प्रिवेंटिव और क्योर दोनों डिजीज़ का प्रिवेंशन भी है। नेचुरल खाना, इट इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन, आई वुड से फूड इज़ योर मेडिसिन। और क्योर भी आपको इन्हीं चीज़ों से मिल सकता है इफ़ यू गो फुल वे। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत अच्छी चीज़ें बताई मैम ने, किसानों को लेकर भी बताई और उन कस्टमर्स को लेकर भी बताई जिनको यह रहता है कि नहीं ऑर्गेनिक बहुत महंगा है। तो कितने अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है कि वो महंगा नहीं, बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि उससे ज़्यादा खर्चा आप दवाइयों में दे देते हैं, उससे ज़्यादा पैसा आप दवाइयों में दे देते हैं। और उसके साथ ही किसानों को भी बहुत अच्छे से समझाया कि अगर वो आम की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ ही मल्टी क्रॉपिंग करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं, अपना कोई बगीचा अगर तैयार करते हैं, तो हमें कितने डिस्टेंस के बीच में उन्हें लगाना चाहिए? सी आम क्योंकि काफ़ी ऊंचा और बड़ा पेड़ होता है, हाँ। तो दोनों पेड़ों को इनफ फोलिएज मिलनी चाहिए, इनफ हवा और धूप मिलनी चाहिए। तो कम से कम 10-12 फुट हर पेड़ के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक तो है। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे भी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, 10-12 फुट। और अब जो हम बीच में जो पेड़ लगाने वाले हैं वो छोटे पेड़ होंगे ताकि नीचे नीचे वो लेवल पे रहे। ये सही बात बताई मैम ने कि अगर हम बीच में कोई भी मल्टी क्रॉपिंग भी कर रहे हैं तो वो हाँ। आम के पेड़ों से थोड़ा हाइट कम रहनी चाहिए उसकी। ठीक है मैम, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं आम के संबंध में मैम ने बताई कि किस तरीके से आप जहर मुक्त आम खा सकते हैं। किसानों को इस तरीके की खेती साथ की साथ करनी चाहिए। और इसके साथ जो सबसे अच्छी चीज़ बताई कि अगर आंधी आ रही है और आपका आम टूट कर गिर रहा है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आप डिफरेंट डिशेज़ उससे तैयार कर सकते हैं, बहुत से प्रोडक्ट आप इजीली उससे तैयार कर सकते हैं और उनकी मार्केटिंग करके अच्छा मुनाफा, डबल मुनाफा तक आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में आम के बागवानी के संबंध में सभी जानकारी आपको मिल गई होंगी और बहुत सी एक्स्ट्रा जानकारी। बेशक मैम का कहना था कि उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी है उनके पास। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।